हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिपीडिया। दिस इज़ अंकुर पवार और आज का जो हमारा सेशन है, इस सेशन में हम बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट जो एमसीक्यूज रहने वाले हैं आपके उनके। देखिए, ऑलरेडी हमारी जो वीडियोस हैं ये सीरीज़ जो है चली हुई है, जिसके अंदर हम इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो है वो डिस्कस करते हैं। और जैसे कि आप लोग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपका डिफेंस से रिलेटेड एग्ज़ाम है, सो हम कोशिश यही करते हैं कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आपके एमसीक्यूज हैं उनके थ्रू आपको पढ़ाया जाए, या फिर जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं उनके थ्रू आपको पढ़ाया जाए, ताकि एग्जाम के अंदर जो आपको टॉपिक है, अगर आप टॉपिक समझ भी लेंगे तो टॉपिक के ऊपर जो क्वेश्चंस आएंगे आप उनको इजीली अटेम्प्ट कर सकें। ठीक है, तो आज के जैसे हमारी सीरीज़ है, आज का जो लेक्चर है इसके अंदर भी हम कुछ ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे और उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं हम देखेंगे। तो फर्स्ट टॉपिक जो ज्योग्राफी का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, वो है आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंदर फर्स्ट टॉपिक, जो कि है हमारा यूनिवर्स या फिर जो हमारा सोलर सिस्टम है उसके बारे में हमें देखने को मिलता है। तो ये जो सोलर सिस्टम है, यूनिवर्स है, हम क्वेश्चन आंसर तो करेंगे ही, साथ में टॉपिक जो है उसको भी थोड़ा डिस्कस करते हुए चलेंगे, ताकि जो जो हम पढ़ रहे हैं उनसे जो सवाल आएंगे उनके बारे में हम जानते हुए चलें। तो मैं आपको थोड़ा सा स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन जो है वो प्रोवाइड कर देता हूँ इस टॉपिक के बारे में और किस तरह से सवाल जो बनते हैं उनके बारे में। देखिए, हमारा जो सोलर सिस्टम है या फिर हमारा यूनिवर्स की अगर मैं बात करूं तो इसका जो ओरिजिन है वो एक थ्योरी है जो एक्सप्लेन करती है कि एक सिंगल पॉइंट से हुआ है। ऑल तो ऐसी बहुत सारी थ्योरीज हैं जो यूनिवर्स के ओरिजिन के बारे में हमें बताती हैं, बट हम उन्हें हाइपोथेसिस कहते हैं। हाइपोथेसिस मीन्स कि एक वो परिकल्पना है, मतलब कि सोची हुई चीज़ है और ऐसा एग्जैक्टली में हुआ था या नहीं हुआ था, इसके पास इस चीज़ से संबंधित हमारे पास कोई साक्ष्य जो है वो नहीं है, किसी तरह का जो एविडेंस है वो नहीं है, तो हम उसे साबित नहीं कर सकते, कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है। ठीक है, दैट्स वाई उसे हाइपोथेसिस कहा जाता है या फिर परिकल्पना कहा जाता है। उसके बाद हमारी एक थ्योरी आ जाती है जो कि हमारे यूनिवर्स के ओरिजिन के बारे में बताती है, क्योंकि उस थ्योरी को जो सपोर्ट करते हुए काफ़ी सारे हमारे पास एविडेंसेस हमें देखने को मिलते हैं। खैर, जो वो थ्योरी है उसके हिसाब से जो पूरा यूनिवर्स है उसका जो ओरिजिन है वो एक सिंगल पॉइंट से हुआ है, और उसके बाद वो सारा यूनिवर्स जो है वो एक्सपेंड हुआ और आज की हमें जो स्थिति है वो देखने को मिलती है। ठीक है, तो जो मेन पॉइंट था वो ये था कि वो सिंगल पॉइंट से ओरिजिन हुआ है। ठीक है, तो ये हमें एक्सप्लेन करता है। उसके बाद हमारा जो आज का यूनिवर्स है, या फिर हम पर्टिकुलरली बात करें हमारे सोलर सिस्टम की, तो आज का जो हमारा सोलर सिस्टम है उसमें एक स्टार हमें सेंटर में नज़र आता है जिसको सन कहते हैं, और उसके अराउंड बहुत सारे प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे हैं। अब सभी प्लैनेट्स के अपने अपने कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, और प्लैनेट्स हो गए, स्टार्स हो गए, अदर जो बॉडीज़ हैं रिवॉल्विंग अराउंड द सन और हमारे सोलर सिस्टम में, उनके बारे में हम चर्चा करते हुए चलेंगे। तो चलिए आज का जो लेक्चर है उसकी शुरुआत करते हैं। ये आपका पहला टॉपिक बनता है वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंदर से, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से कई बार जो क्वेश्चंस हैं हमें देखने को मिलते हैं। आगे बढ़ने से पहले सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपके लिए है वो ये कि अभिपीडिया की तरफ से ये एक कोर्स जो है, अगर आप सीडीएस एग्ज़ाम की प्रिपेयर कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं और अपनी प्रिपरेशन को अच्छे तरीके से सही डायरेक्शन में जो है उसे ले जाना चाहते हैं, तो आपके लिए जो कोर्स है वो हमने इंट्रोड्यूस किया है। इस कोर्स के अंदर अगर मैं बात करूं तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें जो है इस कोर्स के थ्रू मिल जाएगी। एग्जांपल के लिए यहाँ पे आपको कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा। कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल इन द सेंस, देखिए बहुत सारी बुक्स होती हैं, आप कहीं पर भी जाएंगे, किसी से भी सलाह लेंगे तो आपको बहुत सारी बुक्स के जो नेम हैं वो डेफिनेटली बता दिए जाएंगे, और यस, ये भी बात सच है कि वो आपको हो सकता है कि सही बुक्स के नाम बताएं, बट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है ना, आपको ये चीज़ भी जाननी ज़रूरी है कि हर बुक के अंदर हर टॉपिक जो है इंपॉर्टेंट नहीं होता है। जैसे वर्ल्ड ज्योग्राफी हो गया, इंडियन ज्योग्राफी हो गया, तो इसके अंदर अगर आप इंडियन ज्योग्राफी की बात करें, वर्ल्ड ज्योग्राफी की बात करें, तो सारा कुछ पढ़ने लायक नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है, अगर आप सिंपली अगर आप बहुत ज़्यादा नॉलेज गेन करना चाहते हैं, दैट इज़ द डिफरेंट थिंग, बट यस, अगर आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना चाहते हैं तो कुछ कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, और कुछ कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो मॉडरेट हैं, और कुछ ऐसे हैं जो कि बहुत खास कोई वैल्यू नहीं रखते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सो हमें क्या करना पड़ता है, जो ये कॉम्प्रिहेंसिव आपका स्टडी मटेरियल है, इसके अंदर आपको वेरी इंपॉर्टेंट जो सबसे ज़्यादा आपके क्वेश्चंस आपके बनते हैं, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो सब कवर करवाए जाएंगे। उसके अलावा लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस आपको दोनों मिलेगी। जिस तरह से हमारा सेशन चल रहा है इसी तरह से आपको लाइव क्लासेस भी प्रोवाइड की जाएंगी एंड रिकॉर्डेड जो क्लासेस हैं वो भी होंगी। उसके अलावा डाउट सेशन आपका सेपरेट होगा। अगर किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड आपको कोई डाउट होता है टॉपिक से रिलेटेड, तो वो आपके कवर करवाए जाएंगे। साथ में एक्सपर्ट फैकल्टी गाइडेंस होगी, और मॉक टेस्ट एंड प्रैक्टिस पेपर्स जो होंगे वो भी अवेलेबल करवाए जाएंगे। मॉक टेस्ट एंड प्रैक्टिस पेपर, जैसे कि मैं हर बार अपनी वीडियोस में कहता हूँ कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्ज़ाम के लिए, तो ये मॉक टेस्ट एंड प्रैक्टिस पेपर आपको करवाए जाएंगे। फ्री मेंटरशिप ऑफ कोर्स आपको मिलेगी इसके अंदर।
तो ताकि आप जो अपनी प्रिपरेशन है उसको सही ढंग से आगे चला सकें। आगे बढ़ते हुए सबसे पहला जो हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसके बारे में बात करते हैं। क्या क्वेश्चन है ये, देखिए जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, द बिग बैंग थ्योरी इज रिलेटेड टू। आई नो कि आप लोगों को ये क्वेश्चन जो है काफ़ी लोगों को पता भी होगा जिन्होंने ज्योग्राफी पढ़ रखी है, और हो सकता है कई लोगों को ना भी पता हो। ये क्वेश्चन कुछ ऐसा है जो कि बेसिक है, मतलब जब भी हम यूनिवर्स वाला सोलर सिस्टम वाला चैप्टर पढ़ते हैं तो उसके अंदर ये जो जिक्र है, मतलब बिग बैंग थ्योरी, इसके बारे में बहुत बार हमें सुनने को मिलता है। अब इम्पॉर्टेंट ये नहीं है कि ये क्वेश्चन क्या है, इसका आंसर क्या है, दैट इज़ नॉट द इम्पॉर्टेंट थिंग। इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हुए हम जो एक्स्ट्रा नॉलेज गेन करेंगे इस थ्योरी से रिलेटेड, या फिर और जो क्वेश्चन बनते हैं इस टॉपिक से, वो इंपॉर्टेंट बनते हैं। सो देखिए, पहले तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि बिग बैंग थ्योरी जो है उसके 4 ऑप्शन यहाँ पे दे रखे हैं आपको, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स, ओरिजिन ऑफ द हिमालयस एंड इरप्शन ऑफ द वोल्केनोज। सो द राइट आंसर इज ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स। ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स जो है वो बिग बैंग थ्योरी बताती है। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि बहुत सारी थ्योरीज है, हाइपोथेसिस है जो कि यूनिवर्स के ओरिजिन के बारे में जिक्र करती हैं, बट मोस्ट एक्सेप्टेबल जो थ्योरी है, ध्यान दीजिएगा, हमने कहा कि मोस्ट एक्सेप्टेबल ये आपकी थ्योरी है। हम ऐसा नहीं कहते हैं कि बिल्कुल करेक्ट ये थ्योरी है, बट यस मोस्ट एक्सेप्टेबल ये थ्योरी है। और अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी अ सिंगल पॉइंट था, ठीक है, एक सिंगल पॉइंट था जिसकी डेंसिटी इनफाइनाइट थी, जिसकी टेम्परेचर जिसके अंदर इनफाइनाइट था, ठीक है, और जिसके अंदर प्रेशर जो है इनफाइनाइट था। सो इस पॉइंट में क्या होता है, लगभग आज से 13.7 बिलियन ईयर एगो एक ब्लास्ट होता है, ठीक है, आज से लगभग 13.7 बिलियन ईयर एगो एक ब्लास्ट होता है, और उस ब्लास्ट के बाद इसके अंदर जितना भी मटेरियल था वो सारा बाहर की तरफ को इरप्ट होना स्टार्ट होता है या बाहर की तरफ को निकलता है। आप इस इमेज में चेक कर सकते हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट दिस, यहाँ पे ये सिंगल पॉइंट है, इस पे 13.7 बिलियन ईयर एगो एक ब्लास्ट होता है, ठीक है, जिसके बीच में क्या होता है, बहुत सारा जो मटेरियल था यहाँ से बाहर निकलना स्टार्ट होता है, एंड विद इन द फ्रैक्शन ऑफ सेकंड जो फर्स्ट मैटर है उसकी फॉर्मेशन हो जाती है। तो उसके बाद धीरे धीरे करके ये जो मटेरियल था जब बाहर निकला वो सॉलिडिफाई होना स्टार्ट हुआ, क्योंकि अंदर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था जब ये कंबाइंड था, लेकिन जब ये बाहर निकला तो उसके बाद टेम्परेचर था वो धीरे धीरे करके कम होना स्टार्ट हुआ, और जब टेम्परेचर कम हुआ तो चीज़ें जो है वो आपकी सॉलिड फॉर्म में आनी स्टार्ट हुई, और उसके बाद ये जो आज की आपको गैलेक्सीज हैं, स्टार्स हैं, या फिर अदर सैटेलाइट्स हैं, एस्ट्रॉयड बेल्ट है, ये सारी चीज़ें जो हमें देखने को मिलती हैं उन सब चीज़ों की फॉर्मेशन हुई, ठीक है। सो ये जो थ्योरी है ये एक्सप्लेन करती हैं ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स के बारे में। ये जो थ्योरी है इसके बारे में अगर मैं बात कर दूँ तो एक बेल्जियन के रहने वाले थे, उन्होंने, जिनका नाम था जॉर्ज लेमेत्रे, उन्होंने ये जो थ्योरी है इसको बताया था, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो इस क्वेश्चन के थ्रू हमने 3-4 चीज़ें समझी है। सबसे पहले क्या कि बिग बैंग थ्योरी जो है इट इज़ रिलेटेड टू द ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स, ये यूनिवर्स के ओरिजिन के बारे में बात करती है। सेकंड थिंग, ये जो ब्लास्ट है वो 13.7 बिलियन ईयर एगो हुआ था। और थर्ड चीज़ क्या है कि ये जो थ्योरी है ये मोस्ट एक्सेप्टेबल थ्योरी है, ठीक है। जितनी भी अदर ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स के बारे में बात करते हैं, किन्होंने दी थी, जॉर्ज लेमेत्रे ने दी थी, जो कि संबंधित थे कहाँ से, बेल्जियम, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इस टॉपिक से हमने 3-4-5 क्वेश्चन जो है वो ऑलरेडी स्टडी कर लिया, और बेसिकली यही जो क्वेश्चंस है ज़्यादातर समय हमें देखने को मिलते हैं इस टॉपिक से यहाँ से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दिस इज विच इज़ ट्रू अबाउट द प्लैनेट्स, कि प्लैनेट्स के बारे में कौन सी बात सही है। प्लैनेट्स किसे कहा जाता है, प्लैनेट्स लाइक जैसे हमारा अर्थ है वो आपका एक प्लैनेट हो गया, मार्स आपका एक प्लैनेट हो गया, ये सारे हमारे प्लैनेट हैं। हमारे सोलर सिस्टम में अगर हम बात करें, सोलर सिस्टम जो मैं टर्म यूज़ कर रहा हूँ उसका मतलब ये होता है, सोलर सिस्टम इज़ अ सिस्टम, जैसे कि हमारे वाला उसमें सेंटर में एक स्टार होगा। जैसे कि हमारे सोलर सिस्टम में अगर मैं बात करूँ तो सन एक स्टार है विच इज़ इन दी सेंटर, और उसके अराउंड जो अदर प्लैनेट्स हैं दे आर रिवॉल्विंग अराउंड द सन। सो उसके चारों तरफ घूम रहे हैं, तो हमारे सेंटर में कौन हो गया, सन है। तो ये एक सोलर सिस्टम बन रहा है, एक सिस्टम क्रिएट हो रहा है जिसमें एक सेंटर के अराउंड जो बहुत सारे प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे हैं, दैट्स वाई सोलर सिस्टम, ठीक है। अब ये जो सोलर सिस्टम है हमारे वाला जहाँ पे हम रह रहे हैं, क्योंकि जब ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स हुआ तो मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज हमें देखने को मिलती हैं, और उस मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज के अंदर मिलियंस ऑफ स्टार्स हैं, और सभी स्टार्स जो हैं जैसे हमारा सन होगा उसी तरह के स्टार हैं, और ये कुछ स्टार हमारे सन से बड़े साइज में हैं, कुछ छोटे साइज में। हमारा जो सन है वो मिडिल साइज स्टार है, ठीक है। तो उन सभी स्टार्स के आसपास भी कुछ ना कुछ रिवॉल्व कर रहा होगा, ठीक है। तो हमारे वाला जो सन है जिसकी हम बात कर रहे हैं उसके अराउंड प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे हैं। तो ये प्लैनेट्स कितने हैं, हमारे यहाँ पर 8 प्लैनेट हमें देखने को मिलते हैं।
8 प्लैनेट हमारे सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। और अगर इन प्लैनेट्स की बात करें तो सबसे पहले आपका मरकरी आ जाता है, ठीक है, मरकरी आ जाएगा, वीनस आ जाएगा, उसके बाद अर्थ, मार्स, जुपिटर, इस तरह से कर करके आगे आपके प्लैनेट जो है वो जाते हैं, यूरेनस, नेपच्यून, इस तरह से जाएंगे, ठीक है। तो ये टोटल 8 प्लैनेट हमें देखने को मिलते हैं। प्लूटो इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज द प्लैनेट, बट ये पहले हुआ करता था, अभी उसे ड्वार्फ प्लैनेट की कैटेगरी में कंसिडर किया जाता है। अगर जो प्लूटो जिस टाइम पे प्लैनेट की कैटेगरी में कंसिडर किया जाता था तब तक 9 प्लैनेट थे, बट अभी अगर देखेंगे तो 8 प्लैनेट है। प्लूटो इज़ अ ड्वार्फ प्लैनेट, क्योंकि किसी भी चीज़ को प्लैनेट कंसिडर करने के लिए, मतलब किसी भी प्लैनेट को या चीज़ को जो रिवॉल्विंग अराउंड द सन है, उससे प्लैनेट कंसिडर करने के लिए कुछ कंडीशंस हैं जो कि प्लूटो फुलफिल नहीं करता। दैट्स वाई उसे ड्वार्फ प्लैनेट की, मतलब छोटे एक प्लैनेट की कैटेगरी में कंसिडर किया जाता है, एक मेन प्लैनेट की कैटेगरी में नहीं कंसिडर किया जाता। खैर, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि 8 प्लैनेट हैं हमारे सन के अराउंड, और इन्हीं प्लैनेट्स के ऊपर क्वेश्चन पूछा है जिसमें से एक हमारा अर्थ है, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन क्या कहता है कि ये जो प्लैनेट है, प्लैनेट्स आर नॉन ल्यूमिनस बॉडीज एंड डोंट शाइन। सेकेंड चीज है ऑप्शन बी, प्लैनेट्स शाइन दो दे आर नॉन ल्यूमिनस बॉडी। एंड थर्ड है आपका, प्लैनेट्स डू नॉट शाइन दो दे आर ल्यूमिनस बॉडी। एंड जो डी ऑप्शन है, इट इज प्लैनेट्स आर द ल्यूमिनस बॉडी एंड ऑल्सो शाइन। देखिए यहाँ पे दो चीज़ें जो हैं आपको एक स्टेटमेंट में नज़र आ रही होगी। फॉर एग्जांपल इन्होंने कहा कि प्लैनेट्स आर नॉन ल्यूमिनस बॉडी। ल्यूमिनस इन द सेंस मतलब जो प्रकाश को पैदा करने वाली बॉडीज़ हैं उसकी हम बात कर रहे हैं। प्रकाश इन द सेंस लाइट की हम बात कर रहे हैं, जिनकी खुद की लाइट है उसको बोलेंगे ल्यूमिनस बॉडी। बट यहाँ पे टर्म यूज़ किएगी प्लैनेट्स आर नॉन ल्यूमिनस, मतलब प्लैनेट्स जो है उनकी खुद की लाइट नहीं है, एंड वो शाइन भी नहीं करते हैं, एंड ऑल्सो दे नॉट शाइन, मतलब उनकी खुद की लाइट भी नहीं है और वो शाइन भी नहीं करते हैं। सेकंड जो है हमारा कह रहा है प्लैनेट शाइन दो दे आर नॉन ल्यूमिनस बॉडी। ये प्लैनेट शाइन करते हैं बट वो प्रकाश को पैदा करने वाली या प्रकाश जिनमें से निकलता है वो बॉडीज नहीं है। तीसरा आपका कि प्लैनेट जो है वो शाइन नहीं करते बट वो ल्यूमिनस बॉडी है। एंड चौथा है आपका प्लैनेट्स आर ल्यूमिनस बॉडी, मतलब उनकी खुद की रोशनी भी है और वो ऑल्सो शाइन भी करते हैं। तो ये 4 ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। इसमें से अगर मैं राइट आंसर की बात करूं तो ऑप्शन बी जो है वो आपका राइट आंसर होगा। प्लैनेट शाइन करते हैं, डेफिनेटली शाइन करते हैं, बट वो खुद से प्रकाश जो है पैदा नहीं करते या उनकी खुद की लाइट नहीं होती है। इस चीज़ को हम कैसे समझ सकते हैं और तरीके से, देखिए जैसे मैंने बताया हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट हैं। हम अपने अर्थ को कंसीडर करके चलते हैं। हम अर्थ का एग्जांपल लेते हैं। अर्थ है हमारी, तो हमारी अर्थ में से जैसे हम लोग यहाँ पे रहते हैं, इंसान रहते हैं, तो हम क्या देखते हैं कि हमारी अर्थ में से खुद से कोई लाइट नहीं निकलती है। जैसे कि आपके यहाँ पे दिन अगर हो या फिर रात हो तो आप कैसे कंसीडर करेंगे? हमें दिखता है कि दिन के समय रोशनी आ रही होती है, ठीक है, और रात के टाइम रोशनी नहीं आ रही होती है। तो वो जो रोशनी है वो कहाँ से आ रही है? दैट रोशनी, दैट लाइट्स कम्स फ्रॉम सन, कि वो सन से आ रही है, सूरज की तरफ से वो लाइट आ रही है। हमारे प्लैनेट की अर्थ की खुद की कोई लाइट नहीं है। हमें जो लाइट मिलती है, हमें जो रोशनी मिलती है, प्रकाश मिलता है, वो सन से आता है। तो अर्थ एक प्लैनेट है, अर्थ के पास खुद के पास लाइट नहीं है, बट सन से जो लाइट आती है उसके थ्रू ही हम सर्वाइव करते हैं। दैट मीन्स कि जो प्लैनेट्स हैं उसकी जो प्लैनेट है उसकी खुद की लाइट नहीं है। बट यस, सेकंड चीज़ हम बात करें कि वो शाइन करता है कि नहीं करता है, तो डेफिनेटली शाइन करेगा। जिस एरिया पे लाइट पड़ेगी वो हमेशा शाइन करेगा। आप ये चीज़ नॉर्मली भी देख सकते हैं, जब भी जो कोई रूम है, कमरा है, उसके अंदर अगर मान लीजिए कोई चेयर पड़ी है, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए कोई चेयर पड़ी है, तो अगर तो उस कमरे में अंधेरा है तो वहाँ पे कुछ नज़र नहीं आएगा, और जो चेयर है उसकी खुद की लाइट भी नहीं होती। यस, बट अगर उस रूम के अंदर आपके कोई लाइट हो, बल्ब हो, ट्यूब लाइट हो, तो उसको जैसे ही आप ऑन करेंगे, द सोर्स ऑफ द लाइट जो है वो आपकी ट्यूब लाइट होगी या बल्ब होगा, बट जो वो उस चेयर पे पड़ेगी तो वो चेयर जो है वो शाइन करेगी। सेम एग्जैक्टली इसी तरह से आपके प्लैनेट्स भी हमें देखने को मिलते हैं। दे डू नॉट शाइन, मतलब सॉरी, दे शाइन बट दे डोंट हैव देयर ओन लाइट, ठीक है, उनके पास उनकी खुद की लाइट नहीं है बट वो शाइन करते हैं। इसके अपोजिट में अगर बात करूँ स्टार्स, तो स्टार्स की खुद की लाइट्स होती है, जैसे कि हमारा सन है, सन की खुद की लाइट है। अब इसमें एक बार एक सवाल जो ये कई बार ये पूछा जाता है कि सन जो है वो किस तरह से आपका लाइट जो है प्रोड्यूस करता है। मान लीजिए ये सन है, तो सन का जो सेंटर पार्ट है ना, वहाँ पे क्या होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। फ्यूजन इन द सेंस जिसमें आपस में एटम टकराते हैं, ठीक है। न्यूक्लियर फ्यूजन आपका प्रोसेस चलता है, जिसके अंदर होता क्या है कि जो हाइड्रोजन है, उसकी जो गैस है हाइड्रोजन, उसके जो पार्टिकल्स है, एटम्स है, वो आपस में टकराते हैं और वो कन्वर्ट होते हैं हीलियम में। एंड इन दिस प्रोसेस अ लॉट ऑफ एनर्जी इज जनरेटेड, और वही जो एनर्जी है, लाइट एंड एनर्जी, वही आपको क्या करती हैं, सूरज की रोशनी और प्रकाश जो हीट है वो दोनों प्रोवाइड करती हैं।
तो यहाँ पे हम क्या समझ सकते हैं, यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि जो स्टार्स होते हैं दे हैव देयर ओन लाइट, उनके पास खुद की लाइट भी है, इसलिए वो शाइन भी करते हैं। जो प्लैनेट्स हैं इन अपोजिट, उनके पास ना तो लाइट है बट यस वो शाइन जरूर करते हैं क्योंकि उनके ऊपर सन की लाइट पड़ रही है। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमें जो क्या है राइट आंसर देखने को मिलता है। और ये जो लाइट है इसकी अगर मैं बात करूँ तो सन से जो लाइट है अर्थ तक पहुँचने में 8 मिनट 20 सेकंड का जो टाइम लगता है। ये भी कई बार क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि सन से अर्थ तक लाइट पहुँचने में कितना टाइम लगता है, तो 8 मिनट 20 सेकंड्स का जो टाइम है वो लगता है। और लाइट की स्पीड जो है उसकी अगर बात करें तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड जो है लाइट की हमें स्पीड जो है वो देखने को मिलती है। तो यहाँ पर भी हम क्या किया हमने कि इस क्वेश्चन के साथ 2-3 क्वेश्चन और जो है हमने समझे। ठीक है, और टॉपिक को समझने की कोशिश की। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये ऑलरेडी जो यूपीएससी है वो पूछ भी चुका है। द टर्म गोल्डीलॉक्स जोन इज ऑफन सीन इन द न्यूज इन द कंटेक्स्ट ऑफ। तो ये जो टर्म है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि गोल्डीलॉक्स जोन के बारे में पूछ रहे हैं कि ये जो टर्म है कई बार आपने न्यूज़ में या कहीं न्यूज़पेपर में कहीं पढ़ा होगा, टीवी पे देखा होगा। तो ये जो टर्म है ये क्या रिप्रेजेंट करती हैं, तो ऑप्शन ए है कि ये रिप्रेजेंट करती है द लिमिट्स ऑफ द हैबिटेबल जोन अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ, या फिर बी रीजन इनसाइड द अर्थ वेयर द शेल गैस इज अवेलेबल, या सी सर्च फॉर द अर्थ लाइक प्लैनेट्स इन आवर आउटर स्पेस, या फिर डी सर्च फॉर द मेटेरॉइड्स कंटेनिंग द प्रीशियस मेटल्स। 4 ऑप्शन आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, इनमें से राइट आंसर क्या हो सकता है आप ज़रूर बताइएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। देखिए मैं आपको तब तक थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड जो है वो बताता हूँ, राइट आंसर की भी बात करते हैं। होता ये है कि हमारा जो सन है उससे अगर देखेंगे तो सबसे नियर बाय जो प्लैनेट है वो मरकरी है। ठीक है, जैसे जैसे आगे जाएंगे तो प्लैनेट बढ़ते रहते हैं, मतलब आई मीन जो साइज़ है वो भी बढ़ता रहता है। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ समझने वाली क्या है कि जो हमारा प्लैनेट है, सॉरी जो हमारा स्टार है सन है, उसके जो नियर बाय, क्योंकि सन जो है वो सबसे ज़्यादा वही एक सोर्स ऑफ एनर्जी है हमारे सोलर सिस्टम के अंदर, क्योंकि वो सबसे नियरेस्ट स्टार है तो वहीं से हीट मिल रही है, वहीं से लाइट भी मिल रही है। तो वो जो हीट और लाइट है उसकी वजह से क्या होता है, प्लैनेट जो होते हैं वो शाइन करते हैं और उनके अंदर हीट भी होती है, मतलब टेम्परेचर भी जो है वो कम ज़्यादा देखने को मिलता है। जो सबसे नज़दीक है वहाँ पर क्या होगा, हीट ज़्यादा होगी। अब देखिए क्वेश्चन निकल के आता है कई बार एग्जाम्स के अंदर कि जो सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट है वो कौन सा है, तो देखा जाए तो सबसे नज़दीक मरकरी है, बट मरकरी इज़ नॉट द हॉटेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम। द सेकंड प्लैनेट जो कि वीनस का, जो जिसका नाम वीनस है, इट इज़ द हॉटेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम। एंड द रीज़न इज़ क्योंकि वहाँ पे जो एटमॉस्फेरिक लेयर्स है वो बहुत ही डेंस है, थिक है, जिसकी वजह से सनलाइट अंदर जाती है बट इजीली बाहर नहीं निकल पाती हैं और ट्रैप हो जाती हैं, जिसकी वजह से टेम्परेचर कॉन्टीन्यूसली बढ़ता रहता है। आपको यहाँ पे ध्यान सिर्फ इतना सा रखना है कि वीनस इज़ द हॉटेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम। और जो हम बात कर रहे थे वो ये कि जैसे जैसे आप सन से दूर जाएंगे वैसे वैसे जो लाइट है वो आपकी कम होती रहेगी, जो हीट है वो आपकी कम होती रहेगी। तो अगर जैसे कि मैं बात करूँ जुपिटर या उससे आगे के प्लैनेट्स के बारे में जो कि काफ़ी दूर है सन से, वहाँ पे टेम्परेचर बहुत कम है, इतना ज़्यादा कम है कि वहाँ पे जो गैसेज हैं वो भी आपको सॉलिड फॉर्म में नज़र आएंगी। ठीक है, जम चुकी होंगी। और बिल्कुल सन के पास अगर हम चले जाएं तो वहाँ पर जो प्लैनेट है वहाँ पर भी लाइफ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वहाँ पर इतनी ज़्यादा हीट है कि वी कैन नॉट सर्वाइव। दैट मीन्स कि कुछ ऐसा एरिया है बिटवीन दीज प्लैनेट्स, सन और इन प्लैनेट्स के बीच में, जहाँ पर लाइफ पॉसिबल, सिर्फ उन्हीं जगहों पे उसी एरियाज में लाइफ पॉसिबल होगी। तो वो जो एरिया है उसको बोलते हैं गोल्डीलॉक्स जोन। गोल्डीलॉक्स जोन इन द सेंस एरिया जहाँ पे लाइफ पॉसिबल है ह्यूमंस के लिए, ना तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है ना ही टेम्परेचर बहुत कम है, क्योंकि टेम्परेचर ऑब्वियसली एक बिग रोल प्ले करता है। अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा तो भी हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, बहुत ज़्यादा ठंड होगी तो भी हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो वो एरिया आपका गोल्डीलॉक्स जोन कहलाता है। एग्जाम्पल के लिए आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर आप देख पा रहे होंगे तो ये रही हमारी अर्थ, और अर्थ के बाद ये रहा मार्स। ठीक है, ये वाला जो हिस्सा है ये सिर्फ इतना सा हिस्सा ही है जो आपका हैबिटेबल जोन है, या फिर जिसको आप गोल्डीलॉक्स जोन कह सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका है। इससे आगे अगर आप चले जाएंगे तो आपको क्या नज़र आएगा कि वो वाला जोन जो है हैबिटेबल नहीं है, बहुत ज़्यादा ठंड होगी। इससे अगर आप पहले भी जाएंगे, अगर आप मरकरी वीनस की तरफ भी जाएंगे तब भी आप वहाँ पे हैबिटेबल जोन नहीं होगा। हैबिटेबल मतलब रहने लायक जोन नहीं होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हमें वहाँ पे देखने को मिलती है। सो इस एरिया को जहाँ पर सर्वाइव किया जा सकता है या फिर जहाँ पे लाइफ पॉसिबल है उसे गोल्डीलॉक्स जोन कहते हैं।
बट द थिंग इज, अगर हमारे एग्जाम के क्वेश्चन से रिलेटेड बात करें तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी है। वो क्या कहता है कि ये जो गोल्डीलॉक जोन है ऐसा ज़रूरी तो नहीं है। गोल्डीलॉक जोन का सिंपली मतलब ये है हैबिटेबल जोन, ठीक है। हैबिटेबल जोन कहाँ पर, नियर द कोई भी स्टार्स, ठीक है। तो हमारे सन के अलावा और जितने सारे स्टार्स हैं उनके आसपास भी ऐसा जोन हो सकता है डेफिनेटली, क्योंकि कुछ चीज़ें नज़दीक होगी, कुछ दूर होंगी और कुछ सेंटर में भी होगी जहाँ पर ना तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा ना बहुत कम होगा। तो वो वाला जोन भी गोल्डीलॉक जोन ही कहलाएगा। ये जो प्रोजेक्ट है जिसके अंदर क्या है, कुछ इसी तरह की हमें क्या करना है, सर्च फॉर द अर्थ लाइक प्लैनेट्स इन द आउटर स्पेस, कि अर्थ के जैसे हमें प्लैनेट जो है वो ढूंढने हैं आउटर स्पेस में, ठीक है। उसी को आपका उसी टर्म को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि अर्थ लाइक प्लैनेट इन द सेंस कुछ ऐसे प्लैनेट जो कि उस एरिया में हो जहाँ पे जो हैबिटेबल हो, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा ना हो, तो उसको हम गोल्डीलॉक जोन कहते हैं। तो हमें गोल्डीलॉक जोन जो है वो ढूंढने के लिए कई जो नासा का जो प्रोजेक्ट है वो भी हमें देखने को मिलता है, जो अर्थ लाइक प्लैनेट ढूंढने के लिए बाहर काम करता है आउटर स्पेस में। अर्थ लाइक प्लैनेट, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, कि इस तरह के जो प्लैनेट है उनको ढूंढने के लिए ये जो टर्म है गोल्डीलॉक जोन वो यूज़ किया जाता है। तो आई होप यहाँ पे आपको चीज़ें क्लियर हो गई होगी। ये आपका सी जो है वो राइट आंसर है। उसके अलावा बात करें, ये जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है ये बात करता है व्हाट कॉजेज द चेंज ऑफ द सीजन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। ये कहता है कि जो हमारा सीज़न है, लाइक हमारे यहाँ पे सर्दियाँ गर्मियाँ आती हैं, अब जैसे कि सर्दियाँ आ रही हैं, ठीक है। तो ऐसा क्यों है कि अभी इन टाइम पे जो ये मंथ्स हैं इनमें सर्दियाँ देखने को मिलती हैं और उसके बाद जून जुलाई की अगर बात करें तो वहाँ पे गर्मियाँ आती हैं। बीच के जो मंथ रहते हैं वो नॉर्मल रहते हैं, ना तो बहुत ज़्यादा गर्मी ना बहुत ज़्यादा ठंड। तो ये जो एक्सट्रीमिटीज़ हैं, एक्सट्रीमिटीज़ मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी बहुत ज़्यादा ठंड है, ये किस वजह से आ रही हैं, ये सीज़न से नहीं कहा जाता है ना, तो वो किस वजह से आ रही है उसके ऊपर आपका क्वेश्चन है। अगर बात करें तो पहला जो है वो है आपका अर्थ रोटेशन एंड रेवोल्यूशन, दूसरा है आपका अर्थ रेवोल्यूशन, तीसरा अगर बात करते अर्थ रेवोल्यूशन एंड इंक्लिनेशन ऑफ इट्स एक्सिस, या फिर फोर्थ की बात करें अर्थ रोटेशन एंड इंक्लिनेशन ऑफ इट्स एक्सिस। तो इसके राइट आंसर की बात करें तो यहाँ पर ये इसका राइट आंसर रहने वाला है अर्थ रेवोल्यूशन एंड इंक्लिनेशन ऑफ इट्स एक्सिस। इसको समझने की कोशिश करेंगे इस पिक्चर के थ्रू। देखिए होता क्या है, ये अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व करती हैं और जो इसका मैनर है रिवॉल्यूशन का वो एलिप्टिकल है। दैट मीन्स इट्स नॉट अ सर्कुलर, एलिप्टिकल है पाथ, यूं इस तरह से रिवॉल्व करती हैं। अब इसमें समझने वाली बात क्या है कि जब ये रिवॉल्यूशन करती हैं तो एक टाइम पीरियड ऐसा होता है कि अर्थ जो है उसका एक फेस सन के सामने होता है, मतलब कि नॉर्थ एंड साउथ। होता क्या है कि अर्थ को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। मान लीजिए अर्थ है, यहाँ पे आपने इक्वेटर लाइन ड्रॉ किया, अ लाइन विच डिवाइड अर्थ इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। तो ये आपने लाइन ड्रॉ कर दी, इसके बाद एक नदर्न हेमिस्फीयर हो गया, एक सदर्न हेमिस्फीयर हो गया। अब जो नदर्न है, नॉर्थ की अगर मैं बात करूँ, ये वाला और ये नीचे वाला साउथ, अगर देखा जाए तो जो हमारी अर्थ है वो रिवॉल्व करती हैं, मतलब कि एक बार यहाँ पे जाएगी उसके बाद घूमते हुए यहाँ पर आएगी। तो कई बार क्या कन्फ्यूजन होती है कि स्टूडेंट्स जो है रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ जो है उसको टिक कर आते हैं कि दैट इज़ द ओनली रीज़न जिसकी वजह से जो हमारे यहाँ सीजन्स देखने को मिलते हैं अर्थ पे। ये सही नहीं होगा, क्योंकि अगर अर्थ रिवॉल्यूशन भी कर रही है, ठीक है, मान लीजिए कोई भी बॉल है उसको हम प्लेन सरफेस पे खड़ा करते हैं, प्लेन सरफेस है उसके ऊपर आपने कोई भी जो बॉल है उसको रख दिया। अब वो बॉल क्या करेगी कि वो ज़मीन से क्या करेगी, 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। मान लीजिए ये बॉल है, ये प्लेन सरफेस है, यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री का बन रहा है, ठीक है। तो जनरली ऐसा ही होता है और ऐसा ही होना चाहिए था, बट हमारी जो अर्थ है वो 90 डिग्री का एंगल नहीं बना रही है अपने ग्रेविटेशनल प्लेन पे, बल्कि वो इंक्लाइंड है, मतलब झुकी हुई है, इस तरह से स्ट्रेट ना खड़ी होके थोड़ी सी झुकी हुई है, जिस वजह से क्या होता है उसका जो एंगल बनता है एक्सिस पे वो 90 डिग्री ना बन के यहाँ पर 66.5 बनता है। तो होना ये चाहिए था, बट ये है, तो ये 66.5 डिग्री का एंगल बनता है, विच इज़ 23.5 डिग्री लेस, कितना 90 से 23.5 डिग्री कम है। तो मतलब अर्थ जो अपनी एक्सिस पे झुकी हुई है। अब ये जो टिल्ट है, दिस इज़ द रीज़न। अगर इस यहाँ पे इसकी बात करें तो हमने बताया कि अर्थ रेवोल्यूशन एंड इंक्लिनेशन ऑफ इट्स एक्सिस, तो बिल्कुल सही है,
क्योंकि अर्थ अपनी एक्सिस पे रिवॉल्व करती हैं उस वजह से, एंड साथ में क्योंकि वो इंक्लाइंड है, झुकी हुई है, इस वजह से सीजन आते हैं। समझने की कोशिश करते हैं कैसे। देखिए इस पिक्चर में आपको ये रेड लाइन रिप्रेजेंट कर रही है, रेड लाइन आपको नज़र आ रही है, ये रेड लाइन रिप्रेजेंट करती है इक्वेटर को, ठीक है, ये रहा आपका इक्वेटर। अब इसी इक्वेटर के थोड़ा सा ऊपर आपको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी नज़र आएगा, यहाँ पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ठीक है, और इसके नीचे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न आपको नज़र आ जाएगा। तो ये 3 लाइनें हैं और यही 3 लाइनें सभी जगह पे ड्रॉ होंगी। मान लीजिए यहाँ पर भी हम अर्थ इक्वेटर ड्रॉ करते हैं और उसके बाद ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अब आप एक चीज़ नोटिस क्या करेंगे कि क्योंकि अर्थ इंक्लाइंड है, मतलब झुकी हुई है, इस वजह से क्या होता है जब ये इस पोजीशन में है तो क्या होगा, बिल्कुल स्ट्रेट जो लाइट है वो पड़ेगी किस पे, नदर्न हेमिस्फेयर में, नॉर्थ में, ठीक है, क्योंकि ये झुकी हुई है तो नदर्न हेमिस्फेयर में बिल्कुल स्ट्रेट सनलाइट पड़ेगी लगभग आपके 23.5 डिग्री तक, ठीक है। उसके बाद इसी अर्थ को आप क्या करेंगे, रिवोल्यूशन कर रही है क्योंकि इस तरह से घुमाते हुए लाएंगे, तो यहाँ पे आप नोटिस करेंगे कि जो सदर्न हेमिस्फेयर है अब वहाँ पे सनलाइट सीधी पड़ रही है और नॉर्दर्न हेमिस्फेयर पे स्लांटिंग पड़ रही है, तिरछी पड़ रही है, ठीक है। यहाँ पर सदर्न हेमिस्फेयर मतलब ये नीचे वाला जो पार्ट है उस पर सनलाइट बिल्कुल स्ट्रेट पड़ रही है और नॉर्थ का जो हिस्सा है वहाँ पे तिरछी पड़ रही है, पड़ेगी तो नॉर्थ में भी है बट तिरछी पड़ेगी। यहाँ पे क्या था कि नॉर्थ में बिल्कुल स्ट्रेट पड़ रही थी और ये जो सदर्न हेमिस्फेयर था वहाँ पर तिरछी सनलाइट पड़ रही थी। तब आप एक सिंपल कंसेप्ट है, अगर सनलाइट बिल्कुल स्ट्रेट पड़ेगी दैट मीन्स अमाउंट ऑफ द हीट जो है एनर्जी वो ज़्यादा होगा तो उस एरिया में गर्मी होगी, और जहाँ पे स्लांटिंग पड़ेगी, तिरछी पड़ेगी, वहाँ पे हीट कम होगी और एरिया ज़्यादा कवर करेगी वो लाइट, तो वहाँ पे टेम्परेचर कम होगा। तो ये सिंपल सा लॉजिक है। यहाँ पे नॉर्थ हो गया तो नॉर्थ में यहाँ पे गर्मी होगी इस टाइम पे, और ये देखिए डेट भी है 22 जून, तो इस टाइम पे नॉर्थ में गर्मी होगी। और अगर यहाँ इस पोजीशन में अर्थ होगी, जब दिसंबर की बात कर रहे हैं, तो नदर्न हेमिस्फेयर में क्योंकि स्लांटिंग सनलाइट पड़ रही है, तिरछी पड़ रही है, तो यहाँ पे सर्दी होगी। अब अगर आप ध्यान देंगे तो आप पाएंगे कि अगर अर्थ सिर्फ रिवॉल्यूशन ही कर रही होती तो भी ये सिचुएशन ना होती, क्योंकि अर्थ बिल्कुल स्ट्रेट खड़ी है, मान के चलिए कि अर्थ बिल्कुल स्ट्रेट कर रही है, रिवॉल्व कर रही है, उस केस में जो सनलाइट है वो बराबर ही पड़ती, चाहे वो इस पोजीशन में है, इसमें है, इसमें, इसमें। बट क्योंकि वो इंक्लाइंड है दैट्स वाई ऐसा होता है कि एक टाइम पे नदर्न हेमिस्फेयर पे सीधी सनलाइट है, एक टाइम पे सदर्न हेमिस्फेयर पे, ठीक है। और साथ में उसके क्योंकि अगर इंक्लाइंड होती और एक जगह पे ही होती तो भी सीजन्स ना आते, क्योंकि तब एक हिस्सा हमेशा जो है वहाँ पे सनलाइट सीधी पड़ती और दूसरे भी कभी बारी ना आती। बट क्योंकि ये ऑल्सो रिवॉल्विंग अराउंड द सन है तो बारी बारी करके एक बार नदर्न हेमिस्फेयर में सीधी सनलाइट है, एक बार सदर्न हेमिस्फेयर में। तो इसलिए जो हमारा राइट आंसर था वो क्या था कि रिवॉल्यूशन एंड इंक्लिनेशन ऑफ इट एक्सिस। सो सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट था ये क्वेश्चन और टॉपिक जो था मेरे वो भी आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट अगर बात करें, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट्री रॉक के बारे में कौन सी स्टेटमेंट इनमें से सही है? पहला जो है वो आपका क्या है, सेडिमेंट्री रॉक आर फॉर्म्ड एट द अर्थ सरफेस बाय द हाइड्रोलॉजिकल सिस्टम। सेकंड है आपका, द फॉर्मेशन ऑफ द सेडिमेंट्री रॉक इन्वॉल्व्स द वेदरिंग ऑफ द प्री एग्जिस्टिंग रॉक। और थर्ड है आपका, सेडिमेंट्री रॉक्स कंटेन फॉसिल्स। फोर्थ है आपका, सेडिमेंट्री रॉक टिपिकली अकर इन लेयर्स। विच ऑफ दीज स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? सो 4 स्टेटमेंट है आपकी, आपको बताना है इनमें से राइट स्टेटमेंट कौन सी है या फिर कौन सी सही है। तो देखिए ये चारों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि देखिए सेडिमेंट्री रॉक क्या होता है, 3 तरह की रॉक होती है, एक आपका इग्नेस हो गया, एक सेडिमेंट्री हो गया, एक मेटामॉर्फिक हो गया। इग्नेस रॉक वो वाली रॉक है, उसे प्राइमरी रॉक के नाम से भी जाना जाता है, पेरेंट रॉक के नाम से भी जाना जाता है, और ये रॉक ऐसी होती है जो सबसे पहले जिसकी फॉर्मेशन होती है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द प्राइमरी रॉक या फिर पेरेंट रॉक है। और इसमें ये जो रॉक है, ये इग्निस जो रॉक है वो आपकी अर्थ के नीचे से निकलती है लावा, और बाहर आके वो ठंडा होता है, क्योंकि अर्थ में टेम्परेचर ज़्यादा है, जब वो लावा बाहर निकलेगा तो बाहर आके ठंडा होगा, और वहाँ पे जो वो ठंडे होकर जो फॉर्म लेता है वो पत्थर की फॉर्म लेता है, दैट इज इग्निस रॉक। अब क्योंकि बहुत सारे वेदरिंग एजेंट्स हैं जो काम करते हैं, वेदरिंग एजेंट्स इन द सेंस पानी है, हवा है, टेम्परेचर है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, बहुत सारी चीज़ें हैं, बर्फ़ है, ये सब क्या करते हैं कि जो पत्थर होते हैं उनको तोड़ते हैं।
अगर कोई भी पत्थर बहुत लंबे समय के लिए, हज़ारों लाखों सालों के लिए बाहर एक्सपोज्ड रहेगा एनवायरनमेंट को, तो एनवायरनमेंट के जो एजेंट है, ये पानी हो गया, हवा हो गया, बर्फ़ हो गया, ये सब क्या करेंगे, उसको तोड़ने का काम करेंगे। क्योंकि जब टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो कोई भी पत्थर एक्सपेंड करेगा, टेम्परेचर कम होगा तो कॉन्ट्रैक्ट करेगा। अब ये प्रोसेस चलता रहता है, साथ में बहता हुआ पानी भी क्या करता है, पत्थरों को तोड़ता रहता है, हवा भी सेम यही काम करती है। तो उसकी वजह से वो पत्थर टूटते हैं। अब वो पत्थर जो टूटते हैं वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में आ जाते हैं, मतलब मिट्टी के जैसे हो जाते हैं। फिर बाद में वही जो मिट्टी है एक जगह से उड़कर या बहकर किसी और जगह जाएगी और वहाँ पे पहले एक लेयर बनेगी, फिर दूसरी लेयर, फिर तीसरी लेयर, इस तरह से लेयर बनेगी और फिर एक नए पत्थर की फॉर्मेशन होगी। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी करेक्ट हो जाती है कि सेडिमेंट्री रॉक आर फाउंड बाय द अर्थ सरफेस एट द अर्थ सरफेस बाय द हाइड्रोलॉजिकल सिस्टम। हाइड्रोलॉजिकल, यस, वाटर का जो यूज़ है वो डेफिनेटली हमें देखने को मिलता है। सेकंड जो है, द फॉर्मेशन ऑफ द सेडिमेंट्री रॉक इन्वॉल्व द वेदरिंग ऑफ प्री एग्जिस्टिंग रॉक। बिल्कुल सही बात है कि पहले से कोई रॉक होगी, उसका वेदरिंग होएगा, मतलब वो छोटे छोटे पार्ट्स में टूटेगी, वो पार्ट्स जो है आगे जाकर एक जगह किसी जगह डिपॉजिट होंगे और फिर वहाँ पे नई रॉक जो है उसकी बनने की शुरुआत होगी। थर्ड की अगर बात करें तो सेडिमेंट्री रॉक कंटेन फॉसिल्स। ये भी बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जब एक लेयर बनी, मिट्टी की एक लेयर बिछ गई, ठीक है, उसके बाद जब तक दूसरी लेयर बिछेगी, इस टाइम पीरियड के बीच में कई बार हज़ारों सालों का गैप होता है। तो हज़ारों सालों में उस जगह पर पेड़ पौधे भी लगेंगे, उस जगह पे पेड़ पौधे होंगे, जंगल होंगे तो एनिमल्स भी होंगे, और एनिमल्स और पेड़ पौधे होंगे तो वो डाई भी करेंगे, मरेंगे भी हैं तो उसी ज़मीन पे मरेंगे, तो उनके फॉसिल्स भी डेफिनेटली वहाँ पे देखने को मिलेंगे उस पत्थरों में। तो सेडिमेंट्री रॉक ऑल्सो कंटेन्स दी फॉसिल्स। और चौथा अगर मैं बात करूँ तो सेडिमेंट्री रॉक टिपिकली अकर्स इन द लेयर। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि एक लेयर बनेगी, उसके बाद दूसरी लेयर बनने में भी हज़ारों साल लगेंगे, फिर दूसरी बनेगी, फिर तीसरी बनेगी, फिर चौथी, तो ये लेयर्स में हमें देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। 1, 2, 3 एंड 4 ऑल आर द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, तो मेरे ख्याल से यहाँ तक आपको चीज़ें जो है वो क्लियर हो गई होगी। तो ये सारे जो थे क्वेश्चन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब अगर बात करें ये कोर्स की, तो जो आपका कोर्स है, आप अगर चाहें तो आपको डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वो भी मिल जाएगा। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं, जो कि abhipedia.abhimanyu.com के नाम से हैं। इस वेबसाइट में और बिल्कुल स्टार्टिंग में ऊपर आपको चूज़ एग्ज़ाम का ऑप्शन मिलेगा, आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे एग्ज़ाम्स की कैटेगरीज आपको जो है नज़र आ जाएगी। यहाँ पर अगर आप देखेंगे डिफेंस सर्विस एग्ज़ाम का ऑप्शन है, यहाँ पे CDS एग्ज़ाम पे अगर आप क्लिक करेंगे तो यू कैन सी कि यहाँ पे बहुत सारे जो ऑप्शन है आपके लिए ओपन हो जाएंगे। अब यहाँ पर समझने वाली चीज़ क्या है कि जो कोर्सेज़ के ऑप्शन है इसमें ऑल इंक्लूसिव सब्सक्रिप्शन भी आपके लिए अवेलेबल है, जिसमें आपको सारा कुछ होगा जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया। लेकिन अगर आप चाहें तो आप अभिपीडिया के जो छोटे कोर्सेज़ हैं उनको भी बाय कर सकते हैं। ये छोटे कोर्सेज़ पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर आपके पर्टिकुलर जो सब्जेक्ट्स है, फॉर एग्जांपल सेंटेंस कंप्लीशन हो गया, एरर करेक्शन हो गया, और ये सारे नाउन्स हो गया, इन सब के ऊपर एडजेक्टिव, प्रोनाउन, ये सारे जो क्वेश्चन जो टॉपिक्स हैं आपको सेपरेटली जो है वो भी अवेलेबल हैं। तो आप इनको सेपरेटली भी बाय कर सकते हैं। कोई भी सब्जेक्ट होगा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, अगर या फिर दूसरे कोई भी जो है आपका, वो सारे आप सेपरेटली बाय कर सकते हैं। आपको पूरा कोर्स अगर नहीं भी बाय करना है तो आप इनको भी जो है बाय कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको किसी तरह का कोई और डाउट है तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, ताकि जो और स्टूडेंट्स हैं उन तक ये जो वीडियोज़ हैं वो पहुंच सकें। और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि यहीं पर आपको जो अपडेट्स हैं वो मिलेंगे। तो आज के लेक्चर में फ़िलहाल इतना ही है, नेक्स्ट टाइम मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।